Good morning, students. Today we start our next chapter, that is of civics. Its name is our national goal. इस चैप्टर में सबसे पहले अपन देखेंगे कि अपने इंडिया के कौन कौन से ऐसे मेन नेशनल गोल्स हैं। ओके, डेमोक्रेसी क्या है, क्या मीनिंग होता है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन क्यों जरूरी है, अदर कंट्रीज के साथ प्रॉपरली वर्क करना कोऑपरेशन के साथ, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है और इसमें एक टर्म और आता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, उसके बारे में भी अपन देखेंगे। नाउ नेक्स्ट, वोटिंग क्या होती है और वो वोटिंग्स क्यों जरूरी है, व्हाई द सिटीजंस हैज टू गिव द वोट्स। ओके, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज दैट जो कंडीशंस डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए जो कंडीशंस अराइज होती है उनका इंपॉर्टेंस। ओके, मीन्स द इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, तो इन पॉइंट्स के बारे में इन चैप्टर्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्लियर? नाउ द फर्स्ट वन इज अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल्स। सबसे पहले ये जो नेशनल गोल्स है उनको अचीव कैसे कर सकते हैं, फिर कितने लेवल तक अपन ने अचीव कर लिया। तो उसके पहले सबसे अपन को पता होना चाहिए कि नेशनल गोल का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज नेशनल गोल। ओके, तो देखो नेशनल गोल मीन जैसे जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है, वेदर यू और द मी, ओके, सभी अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए कुछ अपने गोल्स या फिर कुछ प्रिंसिपल सेट कर लेते हैं। सेम ऐसी कंट्री भी अपनी कंट्री और गवर्नमेंट भी अपनी कंट्री के प्रॉस्पेरिटी के लिए और डेवलपमेंट के लिए कुछ गोल्स या फिर कुछ एम सेट कर लेती, वही कहलाते हैं नेशनल गोल्स। ओके, मीन्स जो नेशन डेवलपमेंट के लिए जो गोल्स फिक्स करते हैं दैट इज कॉल्ड द नेशनल गोल्स। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और जो नेशनल गोल्स सेट होते हैं व्हाई दे आर सेट्स फॉर द प्रॉस्पर्स एंड मतलब अपनी कंट्री की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए ये गोल्स सेट किए जाते। ओके, एंड गवर्नमेंट इन गोल्स को अचीव करने के लिए लॉज बनाती हैं। ओके, ताकि अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी जो कंट्री है उसका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट बन सके। ओके, तो ये तो हो गया नेशनल गोल। अब देखेंगे अपना जो नेशन है इंडिया, तो इंडिया के कौन कौन से ऐसे मेनली नेशनल गोल्स है। तो सबसे फर्स्ट इज डेमोक्रेसी, सेकंड सेक्युलरिज्म, नेशनल यूनिटी, फ्रीडम, इक्वलिटी, सोशल हार्मनी, इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन। ओके, तो ये होते हैं सबसे मेन नेशनल गोल्स जो कि अपनी इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने मतलब गवर्नमेंट ने सेट किया है। ओके, नाउ अचीवमेंट ऑफ अ नेशनल गोल, इसमें देखेंगे दैट वी हैव टू अचीव अवर नेशनल गोल्स डेमोक्रेटिकली, मतलब कि कंट्री को नेशनल गोल्स कैसे अचीव करना है, बाय अडॉप्टिंग अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, मतलब डेमोक्रेटिक तरीके से इंडिया को नेशनल गोल्स अचीव करना है। जो गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेसी है गवर्नमेंट के थ्रू इसको अडॉप्ट किया गया है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो मेन प्रिंसिपल्स है वो प्रिंसिपल पूरे डेमोक्रेसी पे ही डिपेंड करते हैं। और इस प्रोसेस में मीन्स डेमोक्रेसी मीन्स होता है ऐसी गवर्नमेंट या फिर ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू गवर्नमेंट इलेक्ट होती है पीपल्स के थ्रू, मतलब कोई हेरिडिटियल यहाँ पे पावर नहीं होती या फिर किसी एक पर्सन के हैंड में नहीं होता कि नेक्स्ट गवर्नमेंट कौन बनना चाहिए। पूरी उसका रीजन मतलब जो भी गवर्नमेंट बन रही है वो ओनली पीपल्स पे ही डिपेंड करती है। जो पीपल जिनको सिलेक्ट करेंगे वही गवर्नमेंट बनेगी। ओके, ना अब इन प्रिंसिपल्स को, जो यहाँ पे प्रिंसिपल मेन ऑब्जेक्टिव गोल्स देखे, इन गोल्स को आप डिटेल में देखेंगे। ओके, सो द फर्स्ट वन इज डेमोक्रेसी। देखो डेमोक्रेसी का वर्ड पहले भी सुन चुके, डेमोक्रेसी जो कि सबसे फेमस डेफिनेशन है दैट इज फ्रॉम द अब्राहम लिंकन, जिन्होंने सबसे जो उनकी डेफिनेशन है ज्यादा परफेक्ट और सबसे ज्यादा फेमस है, वो जो कि है डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे डेमोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग होता है कि जितने भी सिटीजन्स है कंट्री के, एवरी सिटीजन्स को राइट है, ओके, शुड हैव द राइट एंड द फ्रीडम, मतलब उन्हें कुछ अधिकार और कुछ फ्रीडम्स दिए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जिनके थ्रू ही वो परफॉर्म करती हैं कंट्रीज को डेवलपमेंट के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे पाती। ओके, जितने भी सेक्टर्स है सोसाइटी के, ओके, उन सभी को इक्वली अपॉर्चुनिटी दी गई है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स मतलब किस टाइप का, जैसे उनको कास्ट को लेके, क्रीड को लेके, उनके बैकग्राउंड्स को लेके, कल्चर्स को लेके, बिना इन सभी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो किसी भी टाइप की बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है ताकि वो अपनी प्रोग्रेस कर सके। और अगर उनकी प्रोग्रेस हो, कंट्री के सिटीजन्स की प्रोग्रेस होगी, तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट टू द प्रोग्रेस ऑफ अवर नेशन। ओके, सो डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या बताया गया है, जो पीपल है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। और इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन्स टू इलेक्ट द आइडियल गवर्नमेंट, मतलब कंट्री की गवर्नमेंट अच्छी बने या फिर खराब बने, अगर चाहे वो गवर्नमेंट अच्छी परफॉर्म कर रही है वर्क या फिर खराब परफॉर्म
खराब गवर्नमेंट बनी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती सिटीजन्स की ड्यूटी होती कि वो एक अच्छी गवर्नमेंट को, ऐसे पर्सन को सिलेक्ट करे जो कि गवर्न अच्छे से कर सके, कंट्री को अच्छे से रन करवा सके। ओके, यहाँ आगे बताया है जितने भी सिटीजन्स है उन्हें अपनी ड्यूटीज और अपने राइट्स के लिए काफी ज्यादा अवेयर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी ड्यूटीज के लिए अवेयर नहीं होंगे तो गवर्नमेंट उनके इंटरेस्ट या उनके बेनिफिट के लिए वर्क नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट कब अच्छे से वर्क करेगी, जब उन्हें पता चलेगा कि कंट्री के पीपल्स को क्या जरूरत है, किस क्या नहीं चाहिए, और अगर जो भी डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है अगर वो गलत है तो पीपल को ही अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली फुलफिल करना चाहिए कि उन्हें पॉइंट आउट कर पाए कि ये चीज गलत है या फिर ये चीज कॉमन सिटीजन्स के लिए सही है, लाइक दिस। ओके, सो द पीपल जो सिटीजन्स है उन्हें अपनी ड्यूटीज प्रॉपरली परफॉर्म करना चाहिए। एंड डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट का जिसमें पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्ट लेते हैं। ओके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। डायरेक्टली इलेक्शन कैसे, जैसे गवर्नमेंट जो पीपल से डायरेक्टली वोट देने जाते हैं, जैसे एमएलए वगैरह बनते हैं, पीएम। ओके, तो ये होता है डायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें जिसको पीपल इलेक्ट करते हैं या फिर वोट्स देते हैं, मेजोरिटी वोट से पीपल रूल में आ जाता है, तो वो कहलाता है डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन कुछ इलेक्शंस ऐसे होते हैं जो कि इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट जैसे जो अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ओके, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स वेदर द फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स एंड सो मैनी। ओके, तो ये सब जो मिनिस्ट्रीज होती है, इसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली पीपल्स के थ्रू इलेक्ट नहीं होते। ओके, वो कमिटी या फिर एक जो असेंबलीज होती है उनके थ्रू बनाए जाते हैं। ओके, तो ये होता है इनडायरेक्ट इलेक्शंस। क्लियर? तो पीपल्स डायरेक्ट और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते, एंड जो रिप्रेजेंट किया है जिनको पीपल्स ने इलेक्ट करके मेजोरिटी वोट से जिताया है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पीपल्स के वेलफेयर के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए लॉज बनाए और नेशन को प्रॉपरली गवर्न करें। ओके, और सभी अपन जानते हैं कि जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है और ये लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री भी है वर्ल्ड की। ठीक है, एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है इसमें पीपल्स के लिए, और जितने भी सिटीजन्स है, चाहे वो किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट से, जेंडर, उनकी बर्थ प्लेस जो भी हो, सभी को राइट्स है इलेक्शंस में वोट देने का और इलेक्शंस में अपना पार्टिसिपेट भी करने का। ओके, एंड इसमें आगे बताया कि अपनी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है पब्लिक वेलफेयर। ओके, मतलब गवर्नमेंट जो भी वर्क करती है उस वर्क करने के पीछे सबसे पहले वो देखेगी दैट इसके कारण पीपल्स का वेलफेयर हो रहा है या नहीं। ओके, एंड इसी के बेसिस पे जो डेमोक्रेसी उसके सबसे मेन 3 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट वन इज फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स होता है ब्रदरहुड, भाईचारा। ओके, द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप और द यूनाइट में रहना। ओके, भाईचारे की फीलिंग को फ्रेटर्निटी कहते हैं। क्लियर? इसके बिना डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। अगर ये 3 फैक्टर्स या ये 3 कंपोनेंट्स प्रॉपरली नहीं अडॉप्ट किए जाते हैं, ना उन्हें मतलब सिटीजन्स को ना प्रॉपर फ्रीडम दे रहा है, ना इक्वलिटी दे रहा है, ना ही उनके बीच में ब्रदरहुड की फीलिंग है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो डेमोक्रेसी प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं हो रही उस कंट्री में, इट मीन्स। ओके, ना अब देखेंगे फ्रीडम क्या होता है। फ्रीडम मीन्स देखो इसमें ये बताया है कि स्टेट्स हैं, स्टेट अपने ही जो स्टेट गवर्नमेंट वो अपने स्टेट में ऐसे एटमॉस्फेयर को बिल्ड करती है, ऐसे कंडीशंस क्रिएट करती है जिसके कारण पीपल्स अपना डेवलपमेंट कर सके। ओके, वो अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोच सके। ओके, एंड उसके लिए पीपल्स को कुछ फ्रीडम मिलना चाहिए ताकि वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सके, और अगर उनके इन फ्रीडम्स में इंटरप्रिटेशन हो रहा है, ओके, या फिर उनको प्रॉपर फ्री अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही, रिस्ट्रिक्शंस दिया जा रहा, और अगर इस टाइप की अगर फ्रीडम को ऐसा माना जाए कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दे अपन, मतलब गवर्नमेंट पीपल्स के कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, उनको प्रॉपर जो फ्रीडम मिलना चाहिए वो नहीं दे रहा, और अगर सिटीजन इस टाइप की फ्रीडम को अडॉप्ट कर रहे हैं, इट मीन्स उस फ्रीडम का ऐसा कोई सेंस नहीं है। ओके, उसमें प्रॉपरली अपन डेवलप नहीं हो पाएंगे। एंड गवर्नमेंट जो अपनी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि टोटली रिस्ट्रिक्शंस फ्री कर दे, मतलब फ्रीडम मीन्स होता है जो कंट्री के लिए सही है, जो बेनिफिशियल है, वो अपॉर्चुनिटीज पीपल को बिना किसी रोक टोक के उन्हें मिलना चाहिए। ओके, इम्प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो ना करते हुए अगर पीपल्स को प्रॉपर फ्रीडम मिल रहा है, मतलब प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड द फ्रीडम। ओके,
कंट्री में कई टाइप के फ्रीडम होते हैं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम, सिविल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड रिलीजियस फ्रीडम। अब इस फ्रीडम के बारे में बताएंगे। इंडिविजुअल फ्रीडम मतलब पीपल्स की, देखो जैसे अपन के पास अपने राइट्स है कि अपन को कहाँ जाना है, कहाँ जहां अपन चाहे वहां पे रह सकते, जो बिजनेस या फिर जो भी एक्टिविटी कंडक्ट करना है, ओके, जहाँ पे भी एजुकेशन गेन करना, मतलब अपने अपने इंडिविजुअल खुद के जो डिसीजन है, अपन उन डिसीजन को लेने के लिए कहीं ना कहीं फ्री है, ओके। अपने तो वो कहलाता है इंडिविजुअल फ्रीडम, मतलब सिर्फ अपने अपने बारे में कुछ स्टेप लेने का, ओके। सिविल फ्रीडम मतलब कंट्री के लिए अगर कुछ करना है, जैसे कि अपन को कुछ ग्रुप बनाना है, कोई सोशल ग्रुप बनाना, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी अडॉप्ट करना जिससे कंट्री के लिए बेनिफिट मिल सके, अपने सोसाइटी जो सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स वगैरह चलते हैं ना, जैसे सफाई अभियान, छोटा मोटा जो अपने ग्रुप या फिर जो कॉलेज या फिर सोसाइटी के पीपल्स मिलके जो कंट्री या फिर अपने सिटी के बेनिफिट के लिए करते हैं, उस टाइप के सिविल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब जैसे पॉलिटिकल ग्रुप बनाना, रैलीज निकालना, इस टाइप के। इकोनॉमिक सोशल है रिलीजियस फ्रीडम मीन्स, इकोनॉमिक सोशल एंड रिलीजियस मीन्स जैसे अपन को कोई ग्रुप बनाना या एनजीओ बनाना, उसके लिए अपन फ्री हैं, ओके। या रिलीजियस कोई एक्टिविटीज, पूजा यज्ञ या फिर कोई भी ऐसी रिलीजियस रैलीज वगैरह का अपन को निकालना है, तो उसके लिए अपन के पास कोई ऐसी रोक टोक नहीं गवर्नमेंट से, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आप नहीं निकाल सकते, ओके। तो इस टाइप की फ्रीडम गवर्नमेंट ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया के पीपल्स को दिए रखे हैं, ओके। और ये जो फ्रीडम्स है ये बेसिकली क्यों क्यों दिए हैं, क्योंकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो 6 फंडामेंटल राइट्स है, उन फंडामेंटल राइट्स में से एक है राइट टू फ्रीडम। अब उस राइट टू फ्रीडम के अंदर में भी कुछ कंडीशंस है, जैसे कि किस किस टाइप के फ्रीडम दिए गए हैं राइट टू फ्रीडम के अंदर में, जैसे राइट टू एक्सप्रेस, ओके, राइट टू पी, मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी डिस्प्यूट्स, उन डिस्प्यूट्स को पीसफुली अपन उसको होल्ड कर सके, मीटिंग्स कर सके, ओके। यूनियन बनाने के लिए अपन के पास राइट्स है, अपन कोई भी यूनियन बना सकते हैं। वी कैन हैव अ फ्रीडम टू ट्रेवल अराउंड द इंडिया, इंडिया में कहीं भी, अगर जैसे आपको कहीं जाना है इंडिया में, एक कंट्री से एक स्टेट से दूसरी स्टेट के लिए, तो अपन को सिर्फ नॉर्मली जिस भी मीडियम से जाना, सिर्फ उसका अपन को अमाउंट पे करना पड़ेगा, मीन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टिकट्स। उसके अलावा कोई गवर्नमेंट की परमिशन तो लेने की जरूरत नहीं है, ओके। सेम एंड फ्रीडम टू लिव, वी कैन रिसाइड वेयर वी वांट इन अ कंट्री। इसके अलावा फ्रीडम टू ट्रेड, जिस भी चीज का अपन को बिजनेस करना है, अपन फ्रीली, सिर्फ उनके कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एफिडेविट्स होती है, बस वो बनवाने की जरूरत है, ना कि किसी गवर्नमेंट से कोई पर्टिकुलर ऑर्डर लेने की, ओके। नाउ नेक्स्ट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स समानता, ओके। तो इसमें इक्वालिटी में ये बताया है कि गवर्नमेंट के जो equal opportunities being made available by the state for the all over development of a citizen, okay। तो equality मीन्स होता है जो भी equal opportunities दी गई हैं citizens को स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि सिटीजन अपना डेवलपमेंट कर सके, और अगर उनका डेवलपमेंट होगा तो इट डायरेक्टली डेवलप्ड टू अवर कंट्री, ओके। क्योंकि अपन कहाँ रहते, कंट्री में, अगर अपना डेवलपमेंट हुआ तो तो ये अपनी नेशनल इनकम पे भी अफेक्ट करेगा। अगर अपनी इनकम बढ़ेगी तो नेशनल इनकम में अपना पोर्शन भी बढ़ता जाएगा, मीन्स कंट्री का डेवलपमेंट भी, ओके। तो यही कहलाती है इक्वलिटी, मीन्स टू गेट अ इक्वल अपॉर्चुनिटी, ओके। एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री बिलोंग्स, यानी वो किसी भी, मतलब जितने भी सिटीजन है वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, कम्युनिटी से, जेंडर, बर्थ प्लेस, सभी को इक्वली अधिकार दिए गए हैं, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग इक्वालिटी जो है वो 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी मतलब कि हर टाइप को ना इक्वल अपॉर्चुनिटी देना बिना किसी सोशल बैकग्राउंड के देखे, ओके। पॉलिटिकल इक्वालिटी मींस, देखो जैसे आज अगर अपन देखें अपनी इंडिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें वुमेन्स के साथ साथ मेंस के साथ साथ वुमेन्स को भी परमिशन है पार्ट लेने की, वो किसी भी इलेक्शंस में किसी भी पोस्ट में स्टैंड हो सकती हैं, है ना, अपने आप को नॉमिनी कर सकती है। इसके अलावा जो लोअर कास्ट पीपल्स भी होते हैं, एसटी एससी जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दे ऑल्सो हैव अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, ओके। वो इलेक्शंस में कैंडिडेट बन सकते हैं इजीली। तो ये पॉलिटिकल इक्वलिटी। और सिर्फ यही नहीं, पॉलिटिकल इक्वलिटी में ये भी आता है कि किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप से, चाहे वो पॉलिटिकल ग्रुप रूलिंग में हो या फिर ना हो, उन्हें अपनी मीटिंग्स हेल्ड कर सकते हैं, वो रैलीज निकाल सकते हैं, कैंपेन्स वगैरह, अपने ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपने ग्रुप में पीपल्स को इंस्पायर कर सकते हैं कि ताकि वो उनके पॉलिटिकल ग्रुप में आके ज्वाइन कर सके। तो ये सब जितनी भी राजनीतिक तरीके से उनको फ्रीडम दिया गया है वो पॉलिटिकल। और इकोनॉमिक इक्वलिटी मतलब वो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज उन्हें हेल्ड करना है तो उसके लिए भी वो उनके लिए भी उन्हें इक्वलिटी दी गई है, ओके ना। अब ये इक्वलिटी क्यों जरूरी है, तो इक्वलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे फर्स्ट
जो इससे डिस्क्रिमिनेशन का एंड होता, मतलब सभी को जब इक्वलिटी दी जाएगी तो ऑब्वियसली भेदभाव तो कम हो ही जाएगा। ओके, सेकंड, इक्वलिटी एक नेसेसरी है, क्यों? अपनी सेल्फ फ्रीडम के लिए। इक्वलिटी देना मतलब समानता देना, जब सबको समानता दी गई है तो वो फ्रीली वर्क कर भी सकता अपनी सेफ गार्ड के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। ओके, नेक्स्ट, इक्वलिटी इंपॉर्टेंट है ताकि कंट्री के सिटीजन्स का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ओके, इस और नेक्स्ट, इक्वलिटी के कारण सबको फेयर एंड फ्री जस्टिस भी होता है। ओके, सबके कोई भी ऐसा गवर्न जो अपना जस्टिस सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम है, वो इक्वलिटी के कारण ही प्रॉपरली डिसीजंस ले सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जस्टिस। जस्टिस मीन्स होता है जो डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है उसमें जो इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉज एंड ऑर्डर्स बनाए गए हैं और जो सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए जो सोशल ऑर्डर्स बने हैं वो कहलाते हैं जस्टिस। ओके, वो जस्टिस के अंडर में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक बार और, जस्टिस इज दैट सोशल ऑर्डर। जस्टिस ऐसा सोशल ऑर्डर है अपनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जहां पे इंडिविजुअल राइट्स आर प्रोटेक्टेड, मतलब इंडिविजुअल राइट्स का प्रोटेक्शन होता है, लॉस का प्रोटेक्शन होता है, ऑर्डर होता है, ताकि अपनी सोसाइटी प्रॉपरली मेंटेन हो सके, ओके, प्रॉपरली कंट्रोल में रहे। ओके, तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जस्टिस का? वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ओके, सोसाइटी का वेलफेयर। नाउ द जस्टिस इज अ सोशल ऑर्डर। जस्टिस एक ऐसा सोशल ऑर्डर है जिसमें म्यूचुअल रिलेशंस बने होते हैं, किस किस के बीच में? इंडिविजुअल, मतलब कॉम जो अपनी सोसाइटी में पीपल्स है, फैमिलीज है, ग्रुप्स है, उनके बीच में एक म्यूचुअल रिलेशंस अच्छे से प्रॉपर कॉपरेशन बना रहा है, इसके लिए जस्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अपनी सेल्फ गार्ड के लिए भी। द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस टेकन इन द ट्रुथ एंड मोरालिटी। ओके, तो जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया है? ट्रुथ से और मोरलिटी, मतलब सबसे मेन इनके प्रिंसिपल्स या मेन कंपोनेंट्स है ट्रुथ एंड मोरलिटी जस्टिस की। ओके, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करता है सभी कॉन्स्टिट्यूशन, सभी सिटीजन्स को। ओके, और इसी के थ्रू फ्री एंड फेयर सिस्टम ऑफ जस्टिस भी बना है, जिसके थ्रू जो लॉज है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प मिलती है और उनको फॉलो भी सभी को करना चाहिए। ओके, करते भी हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्युलरिज्म। अब ये सेक्युलरिज्म मीन्स होता क्या है? तो सेक्युलरिज्म मीन्स होता अपनी जो स्टेट्स हैं, द सेक्युलर स्टेट्स प्रोवाइड अ फ्रीडम टू फॉलो एनी सेक्ट्स एंड रिलीजन्स टू ऑल द सिटीजन्स। ओके, तो सेक्युलरिज्म मीन्स होता है जो सेक्युलर स्टेट्स हैं, ओके, कुछ ऐसे स्टेट्स है सेक्युलर, वो प्रोवाइड करते किस टाइप का फ्रीडम, कि वहां पे किसी भी रिलीजन से किसी भी कास्ट को अपन अडॉप्ट कर सकते हैं वहां के सिटीजन्स। ओके, इट मीन्स दैट अ पीपल हैव टू राइट टू फॉलो देयर सेक्ट्स एंड वर्शिप एनी, मतलब अगर जैसे अपन को अधिकार है ना कि अपन जिस धर्म को जाए उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उस टाइप की पूजा कर सकते हैं, वहां के रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हैं, उनके जो कस्टम्स है, परंपराएं, उस धर्म किसी पर्टिकुलर धर्म की अपन फॉलो कर सकते हैं, अपन को कोई रोक टोक नहीं है। तो यही कहलाता है सेक्युलरिज्म। ओके, जो कि अपनी इंडिया सेक्युलरिज्म को फॉलो करती। अपन यहाँ पे इंडिया में कोई सा रिस्ट्रिक्शंस तो है नहीं कि सभी को हिंदू में कन्वर्ट होना चाहिए या मुस्लिम्स में, क्रिश्चियनिटी में, जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, पारसी में, या किसी भी पर्टिकुलर जितने भी अपनी इंडिया में जितने भी रिलीजन सेट किए गए उन रिलीजन्स में से अपन कोई भी रिलीजन्स को फॉलो कर सकते हैं। तो यही कहलाता सेक्युलरिज्म, जो कि अपनी कंट्री है। ओके, तो एट द स्टेट विद नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड, और इसके अकॉर्डिंग कोई भी स्टेट ऐसा अलग से क्लासिफाई नहीं किया जा सकता, ना कि स्टेट के जैसे कि अपनी कंट्री में पीपल्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ऐसे गवर्नमेंट या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते स्टेट के बीच में कि ये पर्टिकुलर स्टेट पर्टिकुलर कास्ट के लिए बिलोंग है या पर्टिकुलर कम्युनिटी के बिलोंग है। नो, ओके, उस पर्टिकुलर स्टेट में चाहे एक रिलीजन फॉलो होता हो या फिर मल्टी रिलीजन्स, ओके, मतलब काफी मल्टी रिलीजन्स फॉलो होते हो। ओके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे तो उस कंट्री को उसके रिलीजियस बैकग्राउंड के बीच, उस स्टेट को रिलीजियस बैकग्राउंड के बेसिस पे अपन ट्रीट करें। नो, ओके, सभी को इक्वली ट्रीट करना। और प्रेजेंट में फ्यू नेशंस ऐसे हैं जो कि जो प्रेफरेंस दे रहे हैं पर्टिकुलर स्टेट्स या रिलीजन्स को। ओके, फॉर जैसे कि फॉर द
जैसे यहाँ पे बताया जो पाकिस्तान उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया इस्लामिक रिप्रेजेंटेटिव। इस्लामिक रिप्रेजेंटेटिव मतलब वहां पे सिर्फ एक ही रिलीजन फॉलो किया जाएगा, डेट इज इस्लाम रिलीजन। ओके, लेकिन अपने जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा डिक्लेयर किया, सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट में सभी के पास राइट्स हैं सभी टाइप के रिलीजन्स को फॉलो करने के। ओके, ऑल द सिटीजन्स आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। क्लियर? ओके, तो ये बताया सेक्युलरिज्म में। अब नेक्स्ट है इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन। अब इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन क्या है, क्यों जरूरी है, इसमें देखेंगे। तो ये एक अपना नेशनल गोल है इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन। इंडिया ने अडॉप्ट किया हमेशा। इंडिया ने कई कंट्रीज के साथ अलग अलग अलाइसेस बनाए हैं, अलग अलग एग्रीमेंट्स ट्रीटी साइन किए, जैसे कि जो चाइना है, चाइना के साथ साइन किए पंचशील पैक्ट। पंचशील पैक्ट आगे जाके चैप्टर्स में पढ़ोगे, यू विल डेफिनेटली रीड। ओके, इसके अलावा नॉन अलाइन पॉलिसीज भी है, डिसआर्मेंट पॉलिसी है जो कि पाकिस्तान के साथ नेपाल एंड पाकिस्तान के साथ साइन की गई है। ओके, तो इनके कारण क्या होता है, ये पंचशील पैक्ट, नॉन अलाइनमेंट पैक्ट और डिसआर्मेंट जो ट्रीटीज हैं, इन ट्रीटीज को साइन क्यों किया गया, ताकि अपनी कंट्री के साथ किसी अदर कंट्री से कोई डिस्प्यूट ना हो सके। मतलब ना कोई अदर कंट्री इंडिया पे अटैक करे, ना ही कभी इंडिया को अदर कंट्रीज के साथ फाइट करना पड़े, अगर ये पॉलिसीज, इस टाइप की पॉलिसीज प्रॉपरली सभी कंट्रीज फॉलो करती हैं तो। ओके, नेक्स्ट। ओके, और इसी के अंदर में जो जवाहरलाल नेहरू जी अपने जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है दैट वी वांट पीस इन द वर्ल्ड एंड if we could do something for the peace we must make the our better effect। मतलब इसमें ये बताया कि अगर अपन को वर्ल्ड पीस चाहिए और इसके लिए अगर अपन को कुछ स्टेप्स लेना पड़े, ओके, तो उन स्टेप्स को सबसे बेस्ट और ज्यादा से ज्यादा एफर्टली, ज्यादा से ज्यादा प्रभावित तरीके से अपन को उनको लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे वर्ल्ड में शांति बनी रहती है। ओके, अब नेक्स्ट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या है, अब इसमें ये देखेंगे, जो यहाँ पे अपन ने नॉन अलाइनमेंट्स पढ़ा था, वो नॉन अलाइन मूवमेंट्स टू रिमेन अनइन्वॉल्व टू द नेशनल, मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में से जो इंटरनेशनल आर्म्ड होते हैं, आर्म्ड मींस वेपन्स, ओके, और जो पावर लॉबीज हैं उनको कम से कम फॉलो करना। ओके, टू मतलब इन इट मीन जो फॉरेन पॉलिसीज है उनको ऐसी फॉरेन पॉलिसीज बनाना, या फिर किसी कंट्रीज के साथ अगर कोई डील करते हो उसमें इंडिपेंडेंटली डील कर सके, इंडिपेंडेंस को फॉलो करते हुए। मतलब ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाना जिसके कारण किसी दो कंट्री में से कोई एक कंट्री की पावर कम हो, या फिर वो किसी अदर कंट्री के अंडर में आ सके। ओके, मतलब फ्रीडम के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए पॉलिसीज को बनाना, ऐसी लॉबी सेट करना, पावर सेट करना, वो कहलाती नॉन अलाइनमेंट। मतलब जिसमें कोई इंटरनेशनल इश्यूज ना हो, और वो इंटरनेशनल इश्यूज किससे रिलेटेड, इंडिपेंडेंस से रिलेटेड। ओके, तो वो कहलाती है नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। अब नेक्स्ट है डिसआर्मेंट पॉलिसी। क्या है डिसआर्मेंट, नाम से समझ में आ रहा, डिसआर्म, डिस मीन्स उसको मतलब आर्म्ड मीन्स वेपन। मतलब इसके अंदर में है कि जो अपन वेपन्स यूज करते किसी दो कंट्रीज के बीच में, वेपन्स या जो न्यूक्लियर पावर्स का या फिर एटॉमिक पावर्स का जो हथियारों का यूज होता है, उसको रोकना, उस पे एंड करना। मतलब अगर कोई डिस्प्यूट्स हो रहे हैं किसी कंट्रीज के बीच में, तो उन कंट्रीज के बीच के डिस्प्यूट्स को शांति से बैठ के शॉर्ट आउट करने को डिसआर्मेंट बोला गया है। ओके, तो और डिसआर्मेंट वर्ल्ड पीस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। टुडे ऑल द कंट्रीज आर इन द वे ऑफ अ डेवलप डिपेंडेंट टू ईच अदर। मतलब आज ऐसा समय आ रहा है कि हर कंट्री चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो सके, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बन सके। ओके, तो जिसके लिए सभी कंट्रीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ना किसी कंट्रीज पे डिपेंड है। मतलब ऐसा कोई भी नेशन नहीं है प्रेजेंट में जो कि अकेला ही अपनी कंट्री को रन कर सके। उन्हें किसी ना किसी कोई ऑब्जेक्ट के लिए, किसी गवर्नमेंटल हेल्प फंड के लिए, मेडिसिन के लिए, या कुछ भी डोमेस्टिक पर्पस के लिए, ओके, टेक्नोलॉजीज के लिए, किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई कंट्री पे डिपेंड रहना ही पड़ रहा है। ओके, सो द मोड ऑफ कम्युनिकेशन टुडे इज सो डेवलप्ड दैट एनी हैपनिंग इन द एनी पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड लेवल कैन इम्पैक्ट अवर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। मतलब जो अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो इतना ज्यादा डेवलप्ड हो चुका है कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, किस कोई भी एक्टिविटी हो रही, चाहे वो एक्टिविटी अच्छी हो या फिर खराब हो, वो अपने साथ साथ अदर नेशन की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। ओके, उस पर प्रभाव डालती है। ओके, वी कैन नॉट बी साइलेंट सेपरेट,
अपन को शांत इन द सेंस वी कैन एक पैसिव तरीके से बिहेव नहीं करना, या फिर एकदम टोटली पैसिव नहीं हो जाना कि अपने वर्ल्ड में या फिर नेबरिंग कंट्रीज में क्या हो रहा है। मतलब अपन को वी मस्ट बी अपडेट अबाउट द एक्टिविटीज विच आर हैपेंड अराउंड अवर कंट्रीज। ओके, अपने आसपास की कंट्रीज में या वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसके लिए अपन को हमेशा अपडेट होना चाहिए। ओके, ताकि अपन अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन कर सके और अचीवमेंट जो अपन ने गोल सेट किए उन गोल्स को अचीव करने के लिए अपन पहले से प्रिपेयर रहे। और अगर कुछ ऐसा हो रहा है एडिक्वेटली आर्म्ड को अपन अरेंज कर सके, मतलब अपन आने वाली कंडीशंस के लिए पहले से प्रिपेयर रहे अगर अपन को उनके इंफॉर्मेशन पहले से पता है तो। ओके, सो इफ वी सेपरेट इफ वी स्प्रेड, अगर ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को स्प्रेड करेंगे अपने डिफेंस में, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो अपन ये पॉसिबल है। ओके, और इनके थ्रू आर्म्स को बैलेंस करना भी काफी ज्यादा जरूरी है डिफेंस में। जब अपन मतलब गवर्नमेंट को प्रॉपर डिफेंस सिस्टम उनको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और उनको इस टाइप से ट्रेन करें या फिर इस टाइप से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कि जितने आर्म्स की जरूरत है उस हिसाब से वो वर्क कर सके। देयरफॉर अ बैलेंस व्यू, मतलब बैलेंस व्यू शुड बी डेवलप्ड, वही बताए कि कैसे उनको यूज करना, कब यूज करना, तो ये बैलेंस करना आना चाहिए अपनी डिफेंस सिस्टम को। ओके, एक साथ और साथ ही साथ उसके थ्रू अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सके। नाउ ओके, और वी मस्ट ऑल्सो सपोर्ट द इंटरनेशनल पीस एंड कॉपरेशन, जो कि अपने एंशिएंट टाइम से ही फॉलो होता है। इंडिया का कल्चर है कि हमेशा ही मतलब जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको हमेशा उसको बढ़ाना नहीं या फिर उसमें अदर कंट्रीज के साथ प्रॉपरली कोऑपरेट भी करना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे एंड द रिमेनिंग चैप्टर्स वी विल स्टडी इन अ नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।